सोचिए, एक ही देश और उसके इतने सारे नाम। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। आखिर ऐसा क्यों है? ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं हैं, इनके पीछे छिपी है एक लंबी कहानी। एक कहानी जो हमें इतिहास, संस्कृति और पहचान की गहराइयों में ले जाती है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत करते हैं देश की सबसे अहम किताब से, हमारे संविधान से। और पता है क्या, इसका पहला पन्ना, पहला ही आर्टिकल, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। इसमें साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। मतलब संविधान की शुरुआत में ही यह तय कर दिया गया था कि इस देश का एक नहीं बल्कि दो आधिकारिक नाम होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही देश के लिए दो दो आधिकारिक नामों की जरूरत क्या थी? ये दोहरी पहचान क्यों? बस इसी सवाल का जवाब आज हम इस सफर में ढूंढेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन नामों को देखना होगा जो यहीं से, इसी मिट्टी से निकले। वो नाम जो बाहरी दुनिया ने नहीं बल्कि यहाँ के लोगों ने खुद दिए। इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ में इस जमीन को कैसे परिभाषित किया गया था। ये श्लोक कहता है, जो देश समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में है उसे भारतम कहते हैं। अब ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, ये एक नज़रिया है, एक पूरी सभ्यता का खुद को एक इकाई के रूप में देखने का तरीका। तो ये भारत नाम आया कहाँ से? इसका जवाब हमें भारतवर्ष शब्द में मिलता है। इसका मतलब है भरत की भूमि। और ये भरत कौन थे? भरत एक बहुत ही प्रमुख वैदिक समुदाय थे, जिनका जिक्र दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में भी मिलता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ही अकेला प्राचीन नाम नहीं था। एक और नाम था, जम्बूद्वीप। कितना सुंदर नाम है ना? इसका मतलब है जामुन के पेड़ों का द्वीप। और इसका जिक्र हमें महाभारत जैसे महान ग्रंथों में भी मिलता है। और जानते हैं क्या, ये पुराने ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, वो ये भी बताते हैं कि उस जमाने के लोगों को इस जमीन की विशालता का कितना गहरा अंदाजा था। आप देखिए, महाभारत में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक का जिक्र है। मतलब एक तरह की भौगोलिक चेतना थी जो पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ देखती थी। और ये सिर्फ किस्से कहानियों की बात नहीं है, इतिहास भी इसका गवाह है। करीब 2200 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने अपने इतने बड़े साम्राज्य को बताने के लिए जम्बूद्वीप नाम का ही इस्तेमाल किया था। और उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला था? आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक। तो ये तो हुई उन नामों की बात जो अंदर से, यहीं से निकले। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब हम बाहर से देखते हैं कि जो लोग बाहर से आए, जैसे यात्री, व्यापारी या हमलावर, उन्होंने जमीन को किस नाम से पुकारा। और यहीं से इंडिया नाम की कहानी शुरू होती है। और ये कहानी किसी राजा या किसी कबीले की नहीं है। नहीं, ये कहानी शुरू होती है एक नदी से, एक बहुत ही शक्तिशाली नदी, सिंधु नदी। और बस यहीं से शब्दों का एक ऐसा सफर शुरू होता है जो वाकई कमाल का है। हम देखेंगे कि कैसे एक नदी का नाम धीरे धीरे एक पूरे देश की पहचान बन गया। ये पूरा बदलाव ना 4 बड़े मजेदार स्टेप्स में हुआ। देखिए, सबसे पहले था सिंधु, नदी का असली संस्कृत नाम। जब ये शब्द फारस यानी पर्शिया पहुंचा तो उनकी जुबान में स की आवाज ह बन जाती थी, तो सिंधु बन गया हिंदू। फिर आए प्राचीन यूनानी, उन्होंने शुरू का ह हटा दिया और इसे इंडोस कहने लगे। और बस वहां से लैटिन और फिर अंग्रेजी के रास्ते ये शब्द बन गया इंडिया। और ये कितना कमाल का है ना कि एक ही जड़ यानी सिंधु शब्द से दुनिया भर में कितने अलग अलग नाम निकले। चीन के लोग इसे यिंतु या यिंदू कहते थे। फ्रेंच में इसे आज भी इंदे कहते हैं। और हाँ, जो हमारा इतना जाना पहचाना नाम है हिंदुस्तान, वो भी उसी फारसी नाम से आया है, जिसका मतलब है सिंधु नदी की जमीन। हाँ, एक बात यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। जब हिंदुस्तान शब्द पहली बार करीब 1800 साल पहले एक फारसी शिलालेख में मिला, तो वो एक ज्योग्राफिकल टर्म था। मतलब वो किसी धर्म की नहीं बल्कि एक इलाके की बात कर रहा था। तो अब हमारे पास कहानी के 2 सिरे हैं, है ना? एक नाम जो अंदर से आया और दूसरा जो बाहर की दुनिया ने दिया। अब जब हम इन दोनों धागों को एक साथ मिलाते हैं तो इस देश की पहचान के बारे में क्या तस्वीर उभर कर आती है। महान दार्शनिक श्री अरबिंदो ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। उन्होंने एक गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता की बात की, एक ऐसी जीवनधारा की जो हिमालय और समंदर के बीच हमेशा से बहती रही है।
चाहे दुनिया ने इसे किसी भी नाम से क्यों ना पुकारा हो। और यहीं पर हम इस पूरी कहानी के सार तक पहुंचते हैं। देखिए, भारत वो नाम है जो अंदर से आया, जो इस सभ्यता के खुद को देखने का नजरिया दिखाता है, और इंडिया वो नाम है जो बाहर से आया, ये दिखाता है कि बाकी दुनिया ने इस जमीन को कैसे देखा और इससे कैसे जुड़ी। जैसे सांची स्तूप की यह अद्भुत नक्काशी देखिए, यह हमें करीब 2300 साल पहले के जीवन की एक झलक दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि इन नामों के पीछे कितना गहरा और लंबा इतिहास छिपा है, और यही इतिहास हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर एक नाम किसी देश की कहानी के बारे में बताता क्या है। ये सिर्फ एक शब्द है या उससे कहीं ज्यादा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास को कैसे लिखा और सुनाया जाता है, पहचान कैसे बनती है, और कैसे हमारा अतीत आज भी हमारे साथ चलता है।